हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और मेरे पास आज एक प्रैक्टिस सेट है। बोलेंगे सर आपने तो कुछ दिन पहले मॉडल सेट पेपर कराया था, तो आज कौन सा सैम्पल पेपर आप कराएंगे। तो देखिए, मैं आज जो पेपर कराने वाला हूं यह है छाया पब्लिकेशन के एकदम बुक के एंड में देखेंगे 3 तो सैंपल सेट दिया है। तो छाया पब्लिकेशन का जो बुक है वहाँ पर आपके एकदम बुक के एंड में ऐसे 3 तो सेट दिया है, तो हम उसी छाया पब्लिकेशन का सेट 1 हम लोग करेंगे। तो सर आप ये क्यों करा रहे हैं, आपने तो मॉडल पेपर कराया है, आपने तो एवीटीए कराया है, तो ये वाला क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला मेरा मोटिव है प्रैक्टिस, और इसके अलावा भी मेरे छाया पब्लिकेशन बहुत सालों से मैं उन लोगों का बुक्स देख रहा हूँ, वहाँ का जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ यही उन लोग का जो क्वेश्चंस रहता है बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहता है, तो मैं अलग अलग जैसे हर एक जिसका जो अच्छा मुझे अच्छा बोलना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम आज ये वाला करेंगे। तो चलिए इस सेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से आप लोग कोशिश कीजिए, मैं तो जब कराऊंगा क्वेश्चन तो इधर रहेगा, ऊपर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करेगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए मैं जब इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा तो मेरे सॉल्व करने से पहले खुद वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए कि मेरे पहले आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये आप लोग का असली टेस्ट होगा कि बिना मेरे हेल्प के अगर आप लोग कर पाते हैं तो मैं अपने आप को सक्सेस मानूंगा कि इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग का मेहनत मेरा आप लोग का काम में आ रहा है, ये मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली करूंगा। अगर आप खुद से कर पाए क्वेश्चन सॉल्व तो वही कमेंट में लिख रहा है कि सर मैं खुद से पेपर सॉल्व कर पाया, तो अगर कर पाएंगे मैं बहुत ही खुश होऊंगा। सिर्फ आप टाइम लगा के एक कमेंट कर देना, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं सेट बाय सेट सॉल्व कराते जा रहा हूँ। आप लोग देखिए हर सेट में सॉल्व कर, जहाँ से भी जो मुझे मिल रहा है मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ। तो आप लोग क्या करें, बदले में वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, और हो सके तो उधर हाइप बटन है तो हाइप भी कर देना हमारे वीडियो को। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है सेट 1 सेक्शन ए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इज द इमेज मैग्नीफाइड। तो क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है कितना -4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है -24। माइनस क्यों लिख रहे हैं सर, साइन कन्वेंशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है तो फोकल लेंथ क्या होगा r/2 दैट इज -12 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज डिस्टेंस चाहिए, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो मिरर का इक्वेशन क्या है सर, मिरर का इक्वेशन है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से 1/v प्लस 1/u का वैल्यू क्या है -4 इक्वल्स टू 1/f क्या है, f का वैल्यू -12 है। सो 1/v ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/4 माइनस 1/12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस उस तरफ गया तो प्लस हो गया। तो क्या होगा 12, 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2/12 दैट इज 6, 1/6। सो 1/v का मतलब है 1/6, तो v का मतलब क्या है +6 सेंटीमीटर। सो v क्या निकल गया +6 सेंटीमीटर हमारा v निकल गया, ठीक है। सो ये वाला हमारा निकल गया है। तो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या निकल गया +6 सेंटीमीटर। लेकिन मिरर का केस में पता है अगर इधर प्लस आया तो क्या इमेज होगा, वर्चुअल इमेज। सो हमारा इमेज पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ मिरर। मिरर का राइट में ये वाला फॉर्म, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। पॉजिटिव भी का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है इधर, ये क्या हो रहा है वर्चुअल इमेज। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मतलब है v/u, तो +6 और u क्या था, u था आपका -4 दैट इज 3/2, माइनस था दैट इज -1.5। तो मैग्निफिकेशन मेरा कितना हो गया -1.5। तो -1.5 तो क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा था इज द इमेज मैग्नीफाइड, तो आंसर होगा यस, द इमेज इज मैग्नीफाइड। इमेज इज मैग्नीफाइड, तो इमेज हमारा क्या है मैग्नीफाइड है, ठीक है। सो दिस इज द इमेज, सो द इमेज इज मैग्नीफाइड। समझ गए। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। पोजीशन ऑफ द इमेज और इमेज मैग्नीफाइड तो दोनों हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ एपेक्स एंगल ए इज cot a/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है cot a/2। प्रूव दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज डेल्टा m 180 डिग्री माइनस 2a। सो ये हमारा एक प्रिज्म है, एपेक्स एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बोला है cot a/2। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वैल्यू दिया है। तो इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या है, cot a/2। अभी जब लाइट यहां से पास कर रहा है, गया ऐसा अगर पास कर गया, सो ये इस तरफ से ऐसे जा रहा है, ये इस तरफ से ऐसे जा रहा है, तो ये है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो निकलेगा उसको हमें प्रूफ करना है। तो पता है हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये वाला एंगल I1 है, इंसिडेंस ये वाला I2 है, सो जब हमारा I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I होता है, तब हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, दैट इज 2I माइनस a। ये वाला फॉर्मूला होता है। और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, याद है कि नहीं, देखिए म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 बाई साइन ऑफ a/2। ठीक है। सो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, कॉस नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है, cot a/2। क्या बोला है, cot a/2। cot a/2 इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 बाई साइन ऑफ a/2। अभी देखिए cot a/2 का मतलब क्या है सर, cot a/2 का मतलब है cos a/2 बाई साइन a/2। यहाँ पर क्या होगा, साइन a प्लस डेल्टा m/2 बाई साइन ऑफ a/2। तो बोथ साइड a वाला कट गया, तो ये साइड बोथ वाला कट गया, तो क्या होगा, इधर क्या पड़ा रहेगा, cos a/2 इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m/2, यही पड़ा रहेगा ना। ठीक है। अभी देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a/2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करूं 90 डिग्री माइनस a प्लस डेल्टा m/2। ठीक है। तो बोथ साइड अभी कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। सो क्या होगा, a/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a प्लस डेल्टा m/2। ठीक है। अभी बोथ साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या पड़ा रहेगा, a इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a, अगर ब्रैकेट हटा दूं मैं क्या होगा, माइनस a माइनस डेल्टा m। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऑब्वियसली। तो अभी डेल्टा m को मैं अगर इस तरफ ले आऊं, a को उस तरफ ले जाऊं, तो क्या होगा, मैं इधर मिटा रहा हूं, यहाँ पर आप आई होप आप लोग लिख लीजिए ये वाला। सो यहाँ से क्या होगा, देखिए मैं लाइन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, a इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a माइनस डेल्टा m। तो डेल्टा m इस तरफ आएगा, तो डेल्टा m इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a माइनस a, दैट इज 180 डिग्री माइनस 2a। सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 2a। यही आप लोगों को क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था। तो हेंस हमारा क्या हुआ, हेंस हमारा प्रूव्ड। ठीक है, से हम लोग का प्रूव हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे, और 2 का और का एक क्वेश्चन दिया है, चलिए देख लेते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 2 का और का क्वेश्चन। 2 का और का क्वेश्चन बोला है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट स्मॉल एंगल थीटा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे फ्रॉम द स्लैब एंड द इंसिडेंट रे इज, इसको प्रूफ करना है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहां से लाइट अगर आता है, यहां पर एक नॉर्मल है, लाइट यहां से ऐसा करके जाएगा, फिर यहां से ऐसा कर निकल जाएगा। यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, यह है I2, सॉरी इसको बोलते हैं R2, और यह है एंगल ऑफ इमर्जेंस I2। अभी क्वेश्चन में बोला है कि जिस एंगल से इंसिडेंट किया उस एंगल को बोला गया है क्वेश्चन में थीटा, थीटा एंगल से इंसिडेंट किया, और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द स्लैब को बोला है T बोला है। ठीक है, इसको भी अगर नाम दे दे A B C D, अलग अलग नाम दे रहे हैं, और इसको नाम दे रहे हैं P Q R S, एक स्लैब है, थिकनेस है T। सो अभी क्वेश्चन में बोला है अगर लाइट हमारा जो यहाँ पर ऐसा गया, सो हमें ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब लाइट यहाँ से जा रहा है, इधर जो निकल गया, ये जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको अगर नाम दे देंगे E, तो ये डिस्टेंस को अगर हम लोग
एल बोलते हैं, तो हमें एल हमें निकालना है। सी ई इक्वल्स टू एल, ये कितना, ये हमें निकालना है। और थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल बोला है, थीटा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल बोला है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इधर अगर मैं स्नेलसॉ लगाता हूँ और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है, म्यू, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इस पॉइंट में अगर स्नेलसॉ लगाते हैं, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। सो पॉइंट बी में लगाते हैं तो क्या होगा, साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1, और इधर लगाते हैं तो क्या होगा, साइन I2 इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R2। ये यहाँ पर स्नेलसॉ लगाने से ये वाला होगा, ठीक है। अभी देखिए, बाद में मैं ये दोनों इक्वेशन यूज करूंगा थोड़ी देर बाद, उसके पहले और क्या क्या होता है देखिए। तो ये है थिकनेस, इस ये टी है तो मतलब ये भी टी है, इसको एक नाम दे देंगे, इसको नाम दे दीजिए ना, एफ नाम दे दीजिए। तो देखिए ये वाला I1 है, ये वाला I1 है, ये थीटा है, ये वाला R1 है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल भी I1 इक्वल्स थीटा होगा, ठीक है। कि वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये वाला I1 मतलब ये वाला पूरा I1, उसका मतलब ये थीटा है। तो ये वाला एंगल R1 है, तो ये एंगल कितना होगा बोलिए, तो ये एंगल जो होगा ये होगा थीटा माइनस R1, समझ गए। यहाँ से यहाँ एंगल होगा थीटा माइनस R1। अभी देखिए, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल पकड़ूँ BFC, तो ये वाला परपेंडिकुलर है। सो ट्राइंगल BFC में मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला अगर परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूँ cos R1 का मतलब क्या होगा, cos R1 का मतलब क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है BF, हाइपोटेन्यूज क्या है BC। तो क्या हो जाएगा BF बाई BC। तो BF वैल्यू क्या है, BF तो हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तो T बाई BC। तो यहाँ से मेरा BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, T बाई कॉस ऑफ R1। इसको अगर इक्वेशन 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको इक्वेशन 3 देते हैं, ठीक है। अगर ट्राइंगल ये वाला लें BCE, अगर ट्राइंगल BCE ये वाला लें, ट्राइंगल BCE ये वाला लें, सो क्या होगा देखिए, यहाँ पर ये वाला एंगल क्या, थीटा माइनस R1। सो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है, सॉरी ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये वाला बेस है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग साइन ऑफ थीटा माइनस R1 लेते हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज CE बाई BC, CE बाई BC। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए CE का वैल्यू क्या है, CE का वैल्यू है हमारा वही निकालना है, L निकालना है। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास दिया है, क्या दिया है, T बाई कॉस R1, T बाई कॉस R1, ये जो BC का वैल्यू है। तो यहाँ से L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अगर इधर मल्टीप्लाई हुआ, T बाई कॉस R1 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस R1, ये वाला आया। अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, कॉस R1 साइन थीटा माइनस R1, इन सब का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब इक्वेशंस है, इस इक्वेशन से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अभी देखिए बोला है थीटा हमारा स्मॉल है, थीटा हमारा स्मॉल है। अभी मुझे क्या चाहिए, साइन ऑफ थीटा माइनस R1, साइन ऑफ थीटा माइनस R1। तो इसको मैं साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म में मैं तोड़ सकता हूँ, या मैं इस फॉर्म में भी रख सकता हूँ। अभी देखिए, अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल होता है, थीटा का वैल्यू स्मॉल होता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल होता है तो साइन थीटा नियरली कुछ थीटा होता है और कॉस थीटा नियरली कुछ टू 1 होता है, अब सभी लोगों को पता है। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू स्मॉल है, तो थीटा का वैल्यू स्मॉल है मतलब यहाँ पर हम लोग टर्म में निकालेंगे, तो यहाँ पर साइन I1 का मतलब तो थीटा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन I1 का जगह यहाँ पर मैं थीटा लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अभी थीटा का वैल्यू स्मॉल है, तो देखिए थीटा का वैल्यू स्मॉल है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं इधर लिखूँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R1। तो थीटा का वैल्यू स्मॉल है मतलब सभी चीज़ का वैल्यू स्मॉल है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू R1। और ये वाला इक्वेशन अगर मैं लिखूँ साइन I2 इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I2 इक्वल्स टू म्यू R2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी कॉस R1 है, कॉस थीटा का वैल्यू होगा तो R छोटा होता है, थीटा स्मॉल है मतलब R भी स्मॉल है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन थीटा माइनस R1 मतलब थीटा माइनस R1 पड़ा रहेगा, ठीक है। सो अभी देखिए टी थीटा का वैल्यू क्या है, म्यू इंटू R1। थीटा का वैल्यू क्या है देखिए, क्योंकि अभी हमें थीटा का टर्म में चाहिए तो थीटा को मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ से R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा बाई म्यू हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा बाई म्यू हो जाएगा। तो दोनों साइड से अगर मैं थीटा कॉमन लूँ तो टी इंटू थीटा 1 माइनस 1 बाई म्यू, यही प्रूव करने के लिए बोला था कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा टी थीटा इंटू 1 माइनस म्यू, इसी का मतलब है म्यू माइनस 1 बाई म्यू। तो इसी को अगर मैं इधर फ्रेश करके लिखूँ तो क्या होगा, तो एल इक्वल्स टू टी थीटा
1 बाई 1 माइनस म्यू या टी इंटू थीटा म्यू माइनस 1 बाई म्यू। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा प्रूव्ड हो गया, समझे। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, समझ गए। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ये वाला समझ गए, वेरी गुड। तो अभी 2 का और हो गया, अभी करेंगे 3 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखिए। यू गिवन 2 कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.25 और 5 सेंटीमीटर, दोनों कन्वर्जिंग लेंस है एक कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। इट इज डिजायर्ड टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। सो दोनों फोकल लेंथ है, एक है 1.25 और एक है 5। तो एक है ऑब्जेक्टिव, एक है आईपीस। तो किसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है बोलिए तो हमारा ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। सो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना, अगर दोनों फोकल लेंथ है 5 और 1.25, इसके बीच में हमेशा जानकारी रखें, ऑब्जेक्टिव का होगा 5 सेंटीमीटर, आईपीस का होगा 1.25 सेंटीमीटर। जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है वो ऑब्जेक्टिव का होता है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन हमारा 30 क्वेश्चन में दिया है। सो माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइक्रोस्कोप का, वो क्या है बोलिए तो L/F0 इंटू 1 प्लस D/Fe। तो हमारे पास बाकी सब वैल्यू में पता है, हमें क्वेश्चन में बोला है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला ये वाला है। माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला ये वाला है, तब इस समय निकालेंगे। सो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है 30, L/F0 का वैल्यू क्या है 5, 1 प्लस डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू सब सभी लोग को पता है 25, डिस्टेंस ऑफ नियर विजन 25, Fe का वैल्यू क्या है 1.25। अभी सॉल्व करेंगे इसको। सो देखिए 25, तो 25 इंटू 5 होने से कितना होता है, 25 इंटू 5 होने से 125। सो यहाँ पर 0.5 होगा ये वाला, 25 इंटू 0.5, सो 0.5 है 0.0205। देखिए 25 इंटू 5 होने से होगा 0.05 होगा ये वाला, 0.05 होगा। सो हो गया दैट इज, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चल जाएगा, तो 30 इंटू 5 इक्वल्स टू L इंटू 1 प्लस 1। देखिए 1 बाई 0.05, इसका मतलब कितना होता है, मतलब 1 बाई, मतलब ये क्या होगा, ऊपर 100 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा इसका वैल्यू। सो 1 प्लस 20, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 इंटू 5 बाई 21। तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 10, 3 इंटू 7 दैट इज 50 बाई 7 सेंटीमीटर। सो हमारा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या आ गया 50 बाई 7 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या आ गया 50 बाई 7 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हो चुका है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत बार करा चुका हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट नहीं करा रहा हूँ। 4 का और एकदम डायरेक्ट करेंगे। 4 का क्वेश्चन एकदम ईजी है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से डायरेक्ट 4 का और देखिए। 4 का और क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना बोला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना बोला है, वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ बोला है। फॉल्स ऑन इट, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है हाफ mv² इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12400 बाई लैम्डा को अगर मैं एंगस्ट्रॉम में लिखूँ माइनस वर्क फंक्शन लिख सकता हूँ। सो 12400 लैम्डा कितना है 3000 माइनस वर्क फंक्शन कितना है 1, पूरा किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो 2 to 0 कट गया, 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और कितना होगा 1 पड़ा रहेगा 41.33। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 41 से 1 माइनस करेंगे तो 40.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से v² का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 40.33 बाई m पड़ा रहेगा ये वाला। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मुझे जूल्स में ले जाना पड़ेगा। तो क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 करेंगे तो पूरा ऊपर मेरा जूल्स में आ गया। अभी मास का वैल्यू पुट करेंगे, मास का वैल्यू क्या है, सो 2
एक ठीक है 2 इंटू 40.33 इंटू 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अभी इसका मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे पास क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ से डेसिमल हमने हटा दिया। अभी देखिए अप्रोक्सीमेशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। एक अप्रोक्सीमेशन, तो इसको मैं नियर अबाउट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 40.33 है, यहाँ पर 2 है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 को 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 40.33 को मैं नियरली 40 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 16 है, 16 31 ऊपर जाएगा तो +31 +31 -19 कितना होता है 19 और 10 29 और 2 12 होता है। ऊपर 10 टू द पावर क्या हो गया +12 हो गया। नीचे क्या पड़ा था, नीचे 91 पड़ा था। इसको अप्रोक्सीमेट करके मैं 90 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, 1 0 गया। ठीक है, तो बाकी सब देखिए v² है, तो जब मैं इसका अंडर रूट करूँगा तो v क्या होगा, जब इस पूरा का मैं अंडर रूट करूँगा तो बहुत सारा स्क्वायर रूट टर्म इधर पड़ा है 2 × 4 × 16 × 10⁻12। मैं कैलकुलेटर के अलावा कैसे करेंगे मैं वो सिखा रहा हूँ, बिना कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। तो 4 का रूट करने से 2 होता है, 16 का रूट करेंगे तो 4 होगा, नीचे 9 का रूट करेंगे तो 3 होगा, और इधर 10 का 12 है तो बाहर आएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अंदर क्या पड़ा रहेगा √2 पड़ा रहेगा। बाकी सब हमारा निकल के आ चुका है। यहाँ पर 4 का 2 आ गया, 16 का 4 आ गया। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ 8/3 √2 × 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये वाला अप्रॉक्स मेरा इतना वेलोसिटी आ रहा है। बिना कैलकुलेटर का ऐसे आप लोग कर पाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आ रहा है। समझ पाए? मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको लिखना है तो लिख लीजिए आंसर। ठीक है, वेरी गुड। 4 का और हुआ। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 5 का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ मैटर, डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। बहुत बार करा चुका हूँ, इसको मैं रिपीट नहीं करा रहा हूँ। एस्टैब्लिश स्नेल्स, फिर सेक्शन बी एस्टैब्लिश स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर आइडिया ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इस बार इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ आएगा ही आएगा एग्जाम में, लिख के दे रहा हूँ। तो ये प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल में बहुत बार करा चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेना। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे कहाँ से देखेंगे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे क्लासेस का लिंक दिया है, ऑप्टिक्स का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया, उधर से देख सकते हैं। जहाँ पर मैंने ऑप्टिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था उधर भी इसको करवा चुका हूँ, तो हर एक जगह में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेट ब्रूस्टर्स लॉ, मतलब 6 का और का ए स्टेट ब्रूस्टर्स लॉ, ये तो आप लोग को पता है, ब्रूस्टर्स लॉ बहुत बार हो चुका है। इसके साथ जो और का क्वेश्चन है उसको करेंगे। अनपोलराइज्ड लाइट जो गिरता है, क्योंकि इतना सारा पेज करके आप लोग समझ ही पा रहे हैं कि थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बहुत बार करा चुका हूँ उसको मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, जो अलग अलग टाइप का प्रूफ है वही हम लोग इधर करेंगे। तो सेक्शन बी का 6 का और का बी अभी हम लोग करेंगे। सो बोला अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर ऑफ ए रिफ्लेक्टर, डिटरमाइन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे। तो यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट आके यहाँ पर गिर रहा है, ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ऐसा करके एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, आके गिर रहा है। तो गिरने के बाद यहाँ पर पोलराइज हो गया, तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इधर पास कर गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड हो गया। तो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड होने की वजह से क्या हुआ, ये लाइट पोलराइज हो गया। ठीक है, तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुआ उसको बोलेंगे एंगल ऑफ पोलराइजेशन IP। तो ये वाला है इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला रिफ्रैक्टेड रे। तो ये वाला पोलराइज हो चुका है, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर R है तो हमें क्वेश्चन, ये वाला IP है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता है, तो ये वाला भी IP होगा। हमें ये वाला एंगल निकालने के लिए बोले, ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। इन दो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, या रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड रे, इसको ट्रांसमिटेड रे भी बोला जाता है। तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे में कितना एंगल है ये हमें निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे, हमें ये निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर देखें इस पॉइंट में, अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, पॉइंट O में अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ लगाने से क्या होगा, साइन IP इक्वल्स टू म्यू साइन R। मैं लिख सकता हूँ इसको, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अभी ये वाला मैं लिख सकता हूँ इधर। अभी देखिए ये वाला हो गया, ये वाला साइन R है। मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द
कहाँ गया, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे मुझे निकालना है। अभी देखिए यहाँ पर आईपी, ये आईपी, ये दोनों एंगल सेम है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर टर्म में निकालूं, अगर मैं tan आईपी का फॉर्मूला निकालूं, tan आईपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए तो, sin आईपी बाई cos आईपी, ये वाला होगा ऑब्वियसली। अभी देखिए तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो sin आईपी, cos आईपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos आईपी को मैं लिख सकता हूँ sin 90 डिग्री माइनस आईपी में लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो अभी एक चीज देखिए, tan आईपी का मतलब क्या है, हम अब जिन लोगों को ब्रूस्टर्स लॉ पता है, तो हम लोग को ब्रूस्टर्स लॉ से हम लोग क्या सीखे थे, याद है, ब्रूस्टर्स लॉ से हम लोग क्या सीखे थे, tan आईपी इक्वल्स टू म्यू, ये हमने सीखा था। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ ऑब्वियसली ब्रूस्टर्स लॉ में। तो sin आईपी इक्वल्स टू sin 90 डिग्री माइनस आईपी। सो अभी देखिए आईपी का मतलब ही क्या है, इधर हम लोग का जो साइन आईपी है, साइन आईपी का मतलब ही क्या है, म्यू साइन आर है, ऊपर क्या है म्यू साइन आर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर में म्यू साइन आर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो ये वाला म्यू कट गया, तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस आईपी इक्वल्स टू साइन ऑफ आर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सो 90 डिग्री माइनस आईपी इक्वल्स टू आर, यहाँ पर हम लोग लिख लिए। तो यहाँ से आईपी प्लस आर मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अभी देखिए तो यहाँ से क्या चीज़ हम लोग को मिल गया कि दिस और दिस एंगल मिला के 90 डिग्री हो गया। अब ये टोटल एंगल मेरा क्या है, 180 डिग्री। नाउ ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री। आईपी प्लस आर प्लस थीटा मिला के तो 180 डिग्री हो रहा है। तो अभी क्वेश्चन में आईपी प्लस आर मिला के तो 90 डिग्री हो जा रहा है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। सो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ गया, मतलब ये जो एंगल था इसका वैल्यू आ गया 90 डिग्री। क्वेश्चन में यही पूछा है कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे के बीच में एंगल क्या है, तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रे के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ चुका है। इसी चीज़ को हमें एग्जाम में पूछा था, तो इसको आप लोग को ऐसे लिखना है, समझ गए। इसको लिख लीजिए, तो मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 7 का ए बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक एटम। ये मैंने लास्ट जो इधर मॉडल टेस्ट पेपर में कराया हूँ, सेट 2 या 1, ये सेट 1 या 2 में करा था। आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी हम लोग को पता है, ये भी किए थे। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो 7, 8 ये सब क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। रेडियो एक्टिविटी क्या है, उसका ऐसा यूनिट, ये भी आप लोग को मिल जाएगा। एकदम हम लोग 8 का और का बी करेंगे। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है, तो जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हम लोग उसी चीज़ को कर रहे हैं। सो 8 का और का बी अभी हम लोग करेंगे। चलिए क्या दिया है देखिए, 8 का और का बी। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 डेज। तो हाफ लाइफ बोला है कितना, 30 डेज। और क्या बोला है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द सब्सटेंस इज 10⁻12। तो इनिशियल उधर कितना है, 10⁻12 उसका नंबर ऑफ एटम्स है। हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटम्स पर सेकेंड डज ऑकर। एक सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेशन होता है ये पूछा है। तो टी 30 डेज है, तो मतलब 30 × 24 × 3600 सेकेंड, ये हमारा हाफ लाइफ। तो हमारा डी के कॉन्स्टेंट क्या होगा, डी के कॉन्स्टेंट मतलब ln 2 बाई टी। सो ln 2 0.693 बाई टी का वैल्यू 30, 24 × 3600 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सो अभी हमारा एक्टिविटी क्या है, जो एक्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला क्या, एक्टिविटी आर का फॉर्मूला है लैम्डा इंटू एन, ठीक है। तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.693 × 3 × 24 × 36 × 123 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। सो लैम्डा इन, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू होगा 0.693 बाई 3 × 24 36 × 10³ × n का वैल्यू क्या होगा 10⁻12, ये वाला वैल्यू होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको भी तो थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 3 × 9,
0.231। अभी किसके साथ जाएगा ये वाला, 3 के साथ जाएगा, 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21, तो 3 × 8 जा 24 और 77। और किसके साथ जाएगा ये वाला, और किसी के साथ नहीं जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है, तो इसको सॉल्व 3 के ऊपर जाएगा तो 0.77, 8 × 36 × 3 जाएगा तो 10⁹ हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 77/8 × 36 × 10⁻7 क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, बोलेंगे सर अभी इसको सॉल्व अप क्यों नहीं करा रहे हैं, तो इसको आप लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर ही सकते हैं इजीली। 77 को अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन करके इसको नियरली अप्रोक्सीमेशन करूँ, उसको 78 नीचे 8 × 36 लिखूँ × 10⁻7, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 2 × 39, ये वाला हो रहा है 39 हो रहा है। फिर हमारा 3 1 3 13 12 ऊपर 13 हो गया, सो 12 और 13 को नियरली मैं अगर काट दूँ 1.1, सो इसको नियरली अप्रोक्सीमेट 1/4 करके 0.25 आसपास कुछ आएगा। तो जो भी आएगा आप लोग उसको कर सकते हैं, मैं उसको आप लोग कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, तो इतना डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड निकलेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसके बाद बाकी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन को और फ्लैश हो रहा है या नीचे भी दिया वहाँ से देख पाएंगे। जितना भी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूँ, कॉमन क्वेश्चन है। एकदम हम लोग सेक्शन सी में चले जाएंगे, एकदम सेक्शन सी में चलिए। सेक्शन सी क्या बोला है, चलिए देख लेते हैं। सेक्शन सी का सॉरी 8 नहीं है, ये 10 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का ए, क्वेश्चन नंबर 11 का ए, 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 रेस्पेक्टिवली है कॉन्टैक्ट में प्लेस्ड है, व्हाट विल द पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। दो तो कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ f1 और f2 है, ऐसे करके दो तो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, दोनों का पावर पूछा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो पावर का फॉर्मूला था 1/f, सो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला था P1 + P2, तो क्या हो जाएगा 1/f1 + 1/f2, दिस इज द इक्विवेलेंट पावर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसका बी का क्वेश्चन देखिए, बी का क्वेश्चन क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/4, नेचर एंड ऑब्जेक्ट हाइट हमें पूछा है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है, ऑब्जेक्ट हाइट क्वेश्चन में बोला है 2.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना बोला है f, तो फोकल लेंथ हमारा फोकल लेंथ है f, लेकिन ये मिरर है तो लेफ्ट साइड में रहेगा, तो f क्या हो जाएगा -f, और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू कितना दिया है -3/4f, -3/4 क्यों, कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो -3/4f। तो नेचर ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ये हमें पूछा है। सो हमें मिरर का इक्वेशन क्या पता है, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/-3/4f = -f, ये वाला होगा, ये उधर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/v - 4/3f = -1/f, दैट इज 1/v = 4/3f - 1/f। सो सॉल्व करेंगे तो ये क्या 3f हो जाएगा, दैट इज 4 - 3, दैट इज -1/3f। तो v का वैल्यू क्या आ गया -3f। तो इमेज का डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस है 3f, माइनस साइन है तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला एक रियल इमेज है, ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, एक रियल इमेज है। उसके अलावा क्या पूछा है, और ऑब्जेक्ट का हाइट पूछा है, मतलब इमेज का हाइट पूछा है। तो इमेज का हाइट कैसे करेंगे, तो हम सभी लोगों को पता है मैग्निफिकेशन निकाल के कर लेंगे। तो मैग्निफिकेशन कितना निकल रहा है, मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो मैग्निफिकेशन मतलब इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज हाइट क्या है -3f, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -3/4f, तो माइनस माइनस कट गया, f कट गया, 3 कट गया, तो क्या निकल रहा है 4 निकल रहा है। तो मैग्निफिकेशन है 4, उसका मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, इसका वैल्यू 4 दिया है। तो इमेज हाइट का क्या होगा 4 × ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज 4। ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास 2.5 है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया। सो हमारा रिक्वायर्ड इमेज हाइट क्या निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो इमेज हाइट क्या है, इमेज हाइट क्या है 10
सेंटीमीटर ये हमारा इमेज हाइट है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर सी, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन राइट ऑन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्रिटिकल, ये भी तो इजी क्वेश्चन है, रिलेशन बहुत बार हो चुका है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्शन ऑफ डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन पूछा है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन पूछा है तो क्या होगा कि हमारा म्यू इक्वल्स टू, मतलब ये वाला क्वेश्चन साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/μ, तो यहाँ से थीटा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद पूछा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसी का और का क्वेश्चन है 11 का, और फाइंड द एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फ्रॉनहोफर हमारा डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विथ हमें निकालना है। सो एंगुलर विथ कैसे निकालना है, क्या करना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, ये अगर हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है तो ये जो एंगुलर विथ है ये हमें निकालना है। तो एंगुलर विथ क्या होता है, एंगुलर विथ याद कीजिए हमारा 11 का और का ये एंगुलर विथ का जो प्रूफ है ये हमारे चैनल में बहुत बार करा चुका हूँ। तो एंगुलर विथ फॉर्मूला क्या है, 2λ/a, इसी को प्रूफ करना है। उसके साथ ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है, हाउ डज द एंगुलर विथ सेंट्रल मैक्सिमा चेंज इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, तो अगर ये मेरा स्लिट है, ये वाला स्क्रीन है, ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं स्लिट विथ, यहाँ पर स्लिट विथ है, तो ये वाला हमारा 2λ/a या 2λ/d भी कर सकते हैं। ये d मैंने स्लिट विथ लिखा है, तो अगर d मेरा डबल कर दिया गया तो हमारा एंगुलर विथ थीटा क्या होगा, तो थीटा और d के बीच में तो कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, थीटा और d के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब मैं डिस्टेंस को कमाऊँ बढ़ाऊँ जो भी करूँ, हमारा एंगुलर विथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आंसर होगा नो चेंज। अगर हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और स्लिट अगर डबल कर दिया गया तो हमारा एंगुलर विथ में कोई भी चेंज नहीं देखा जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सी का क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विथ इज 2 मिलीमीटर। तो फ्रिंज विथ कितना बोला है, 2 मिलीमीटर। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन नाइन्थ ब्राइट एंड सेकेंड डार्क फ्रिंज, नाइन्थ ब्राइट और सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो अभी देखिए मैंने आप लोगों को जब इंटरफेरेंस पढ़ाया था, इंटरफेरेंस जब आप लोगों को पढ़ाया था उधर मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट टेक्निक बोला था, याद कीजिए क्या शॉर्टकट टेक्निक बोला था कि नाइन्थ ब्राइट का जब मैं बात बोलूँगा, जितना नंबर ब्राइट होगा, देखिए ये वाला मैं टेक्निक बोल रहा हूँ, आप लोगों का अगर इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, याद कीजिए मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बोला था, याद है, ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो सबसे पहला है 0.5, फिर ये वाला 1.5, ये वाला क्या है 1, फिर ये वाला है 2, ये वाला है 2.5, मतलब जो जो डार्क है वो 0.5, 1.5, 2.5 ऐसा करके जाएगा, जो जो ब्राइट है 1, 2, 3, 4 करके जाएगा। आप लोग को ये वाला याद था। तो जैसे 9th ब्राइट है तो फॉर्मूला क्या होगा, 9dλ/d। अगर मेरा सेकेंड डार्क है तो क्या फॉर्मूला, डार्क मतलब जितना नंबर वहां से 0.5 कम हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला होगा 1.5 dλ/d। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, x9 माइनस x2 डैश, सो 9 dλ/d माइनस 1.5 dλ/d। सो 9 माइनस 1.5 क्या होगा 7.5 dλ/d। और बीटा का मतलब ही तो क्या है dλ/d, तो इसका मतलब क्या है 7.5 इंटू बीटा, दैट इज 7.5 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2 मिलीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 मिलीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिंज विथ, 15 मिलीमीटर इज द रिक्वायर्ड फ्रिंज विथ। यह है 11 का सी का आंसर, समझ गए। इसके बाद ये सब जो क्वेश्चन है आउटपुट इनपुट सर्किट, ये ऑलवेज करवा चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी है, लेकिन ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कराया था डिजिटल सर्किट, उधर भी ये सारे क्वेश्चन डिस्कस है। ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट एक क्वेश्चन है 12 का जो और का जो बी का क्वेश्चन है, 12 का और का जो बी का क्वेश्चन है, क्या बोला 11100111, इसको मुझे डेसिमल में करना है। सो इसको डेसिमल में करेंगे तो कितना होगा डेसिमल, ये हमें करना है 10011। तो इसको कैसे करेंगे, सो 10011, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस
तो कैसे करेंगे 0 1 2 3 4, तो 2 to the power 4 मतलब 16, 0, फिर यहाँ पर क्या होगा 0, 2 to the power 1 मतलब 2 प्लस 2 to the power 0 मतलब 1, 16 to 18 प्लस 1 19, तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो ये था आपका क्वेश्चन, वाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड प्रेफर्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल। ये भी मैंने आप लोगों को जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कराया था उधर इसका बहुत ही अच्छे से आंसर मैंने कराया था। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे ये सब क्लासेस देखने से ज़्यादा आप लोग जो मैं प्रीवियस ईयर का क्लासेस लिया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ, कैसे लिखना है ये भी आप लोगों को मैं सिखाया हूँ, उन क्लासेस में ज़्यादा जोर दीजिए कि वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को आगे एग्जाम आने वाला है, बहुत ही कम टाइम बाकी है। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।